फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ मूल अधिकार का एक और पार्ट लेकर आए हैं। आपको पिछले पार्ट में हमने बताया था धार्मिक अधिकार के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा तो पिछला पार्ट जरूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची जा सके और आने वाले पार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं, आज आपका मूल अधिकार के बारे में एक और पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपके और कौन कौन से अधिकार हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बात करते हैं आपके आज की वीडियो को लेकर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 31। हमने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में आपके संपत्ति के अधिकार को बताया हमने। अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाया हमने। अनुच्छेद 23 से लेके अनुच्छेद 24 के बीच में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शाया। अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 के बीच में आपने धार्मिकता के अधिकार को देखा। अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में आपने सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार को देखा। तो दोस्तों, अभी तक आपने इन अधिकारों के बारे में समझा है, और जैसा कि हमने आपको पहले पार्ट में बताया था मूल अधिकार के, कि आपके जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उन्हें अनुच्छेद 12 से लेके 35 में स्थान दिया गया है। तो अभी तक आपने अनुच्छेद 12 से लेके 30 तक समझ लिया है। अब इससे आगे की कहानी अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 इनमें किन किन विषयों को रखा गया है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जिस टाइम हमारा मूल संविधान बना था, उस समय हमारे मौलिक अधिकार 7 थे। जो हमारे मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार का प्रावधान, मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, उन अधिकारों की संख्या 7 थी। परंतु एक अधिकार को आपके समाप्त कर दिया गया है और आज वर्तमान में आपके मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। जो अधिकार आपका समाप्त किया गया है, उस अधिकार का नाम है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को आपके मूल अधिकार से हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर आपका एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो सभी याद रखेंगे कि संपत्ति का अधिकार आपके समाप्त कर दिया गया है मूल अधिकारों में से, और इसे समाप्त कब किया गया? 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में। रिपीट करता हूं, 44वें संशोधन द्वारा 1978 में आपके मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों, आपको समझ आना चाहिए, आज वर्तमान में आपके मूल अधिकारों की संख्या 7 न रहकर आपके मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6। तो ये सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अधिकार माना जाता है। क्यों? देखिए, आपके इस अधिकार के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों मींस ट्रीटमेंट करना। यदि आपके मूल अधिकार किसी कारणवश समाप्त हो जाते हैं, या आपको लगता है कि आपके अधिकारों को आपसे वंचित रखा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की दोबारा पूर्ति कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं पुनः, वो किस अधिकार के तहत कर सकते हैं, इसका भी प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो सभी को पता होना चाहिए, यदि आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिकता का अधिकार या सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अगर आपको लगता है कि आपके अधिकार समाप्त हो गए हैं या आपको उन अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप न्यायालय में जाकर, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मूल अधिकार की आत्मा एवं हृदय कहा है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपके संविधान के मूल अधिकारों की आत्मा या हृदय किस अधिकार को कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आपके मूल अधिकारों की हृदय एवं आत्मा का रूप दिया गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32।
तो अब आगे बात करेंगे आपके अनुच्छेद 32 में कुछ रिटों का प्रावधान किया गया है। रिट बोलते हैं, लेख बोलते हैं उन्हें, तो उनका प्रावधान किया गया है। अब हम आगे समझेंगे कि आपके अनुच्छेद 32 में किन किन रिटों का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो आपके रिट आती हैं उनकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आपके मूल अधिकार की आत्मा एवं हृदय की बारे में बताया गया है, संविधान में उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत कुछ रिट आती है। जैसा मैंने आपको बताया, यदि आपके मूल अधिकार, आपको लगता है कि हमारे मूल अधिकार समाप्त हो गए हैं या आपके मूल अधिकार से आपको वंचित रखा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जाकर अपने मूल अधिकार को न्यायालय से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपके कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो है आपका रिट जारी करने का अधिकार इन्हें दिया गया है। तो रिट जारी करने का जो इन्हें अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। यदि आपके एग्जाम में फिर आता है क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 226, याद रखेंगे बच्चों, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी कर सकता है। तो सभी को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट तो जारी करता है, पर लेकिन वो रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। फिर बात करते हैं आपके कुछ रिट की। तो आपके संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत टोटल 5 रिट आती हैं। उन रिटों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी अपराधी को, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, अपराधी बनाया गया, अपराध के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आपके अधिकारी न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा एक रिट जारी की जा सकती है और उन्हें प्रस्तुत होने का आपको आदेश दे सकती है उस अधिकारी को और उस अपराधी को न्यायालय में। तो याद रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि 24 घंटे के अंदर जो अपराधी आपके हिरासत में लिया गया है उस व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना अनिवार्य होता है। यदि पुलिस कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो वहां से एक रिट जारी होती है और रिट में उनको उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ आया होगा। फिर बात करते हैं आपके परमादेश लेख की कि परमादेश लेख क्या होता है। परमादेश लेख में आपके आदेश देने की बात की जाती है। याद रखेंगे, इसमें आपके आदेश की बात की जाती है कि आदेश देना कैसे, किस तरीके से, वो समझ लेते हैं एक बार। आदेश की बात का मतलब है यदि कोई डिपार्टमेंट, सरकारी अधिकारी या सरकारी डिपार्टमेंट अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, यदि सरकारी डिपार्टमेंट में या कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, तो इस समय आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनसे किसी भी चीज के एक तरीके से आदेश दे सकती है कि यदि आपने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट में बैठने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहा है या अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में या तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, देखिए सर ये सही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से एक रिट जारी की जाएगी और उस रिट में उस अधिकारी को बताया जाएगा यदि आपने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पूर्ण रूप से पालन नहीं किया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो परमादेश लेख का मतलब होता है आदेश देना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश दे सकता है किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी सरकारी कर्मचारी को, यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। तो प्रतिषेध लेख का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध लेख का मतलब होता है मना करना। जैसे मैं बात करूं, आपने कई बार देखा होगा धूम्रपान निषेध है, निषेध का मतलब होता है मना करना। तो प्रतिषेध जो है वो भी आपका, उसका मतलब क्या है? मना करना। यदि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय,
यदि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन नहीं करती है या कानून के विरुद्ध जाकर किसी भी आपके मुकदमे की सुनवाई करती है, या लगता है हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, कि वे जो अधीनस्थ न्यायालय है वे सही रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो वे उसे उस कानून या उस आपके केस से, मामले से आगे सुनवाई करने से क्या कर सकती है, मना कर सकती है। तो ये याद रखेंगे कि आपका प्रतिषेध लेख जो होता है ये केवल अधीनस्थ न्यायालय को ही भेजा जा सकता है, अन्य किसी अधिकारी को भेजा नहीं जा सकता। तो ये मना करने का अधिकार देता है आपका। फिर बात करते हैं उत्प्रेषण लेख की। तो दोस्तों उत्प्रेषण लेख जो है वो आपको सूचना देने का अधिकार देता है, सूचना देना, आरटीआई नहीं, सूचना का अधिकार नहीं, ये अलग है। उत्प्रेषण लेख में सूचना देना, इसमें क्या हो रहा है प्रतिषेध लेख में कि हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहे हैं, जो लोअर कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसे किसी भी कार्य को करने से मना कर सकती है। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रतिषेध लेख के द्वारा क्या कर सकती है, किसी भी मुकदमे को आगे करने से क्या कर सकती है, मना कर सकती है। उत्प्रेषण लेख क्या होता है, इसमें यदि लोअर कोर्ट किसी फैसले की सुनवाई कर रहा है, लोअर कोर्ट यदि किसी फैसले की सुनवाई कर रहा है, तो ऐसे में लोअर कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट चाहे और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस केस की सुनवाई से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनकी सूचना प्राप्त कर सकता है। तो याद रखेंगे उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से किसी भी तरीके की सूचना को प्राप्त कर सकता है। तो ये सूचना का अधिकार तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को सूचना दे सकता है। अधिकार प्रच क्या होता है, अधिकार प्रच का मतलब होता है आपका कि किसी भी अधिकारी, जो अधिकारी, मान लीजिए कोई अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन नहीं कर रहा है या अवैध रूप से किसी पद पर बैठा है, अवैध रूप से यदि किसी सरकारी पद पर बैठा है और सरकारी पद पर बैठने के बाद उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, यहां पर दो कंडीशन निकल कर आ रही है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है या तो अवैध रूप से वो किसी पद पर बैठा हुआ है, सेकंड वो सरकारी कर्मचारी है और अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से, या सरकारी कर्मचारी आपके संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन में अधिकार प्रच लेख जारी किया जा सकता है और उसके अंतर्गत उससे जवाब मांगा जा सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कोई अवैध रूप से अगर पद पर बैठा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो एक तरीके से आप इस अधिकार प्रच के अंतर्गत क्या कर सकते हो, आप कार्रवाई के ऑर्डर दे सकते हो या अपनी जो भी स्थान जो भी गलत कार्य कर रहा है उसको रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों आपके संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो रिट आ रही है उनमें आपके 5 रिट हैं, इन रिटों को याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करने का कौन सी रिट है, कौन सी रिट नहीं है, या आदेश किस रिट के अंतर्गत दिया जा सकता है, सूचना किस रिट के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है, या आपके मना किस रिट के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये सभी आपके सामने है। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर अंदर उपस्थित होने का आदेश देना, परमादेश लेख आदेश आपका देना यदि कोई अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहा है, प्रतिषेध लेख मना करना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को किसी भी कार्य से लेकिन मना कर सकती है, लोअर कोर्ट सूचना देना, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो लोअर कोर्ट में चल रही किसी भी जानकारी को अपने पास रख सकती है, और अधिकार पर यदि कोई अपने कर्तव्यों को सही रूप से पालन नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, मैंने आपको पहले ही बताया हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को ही ये अधिकार प्राप्त है, और ये अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 226। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया और कौन कौन सी रिट की बात की गई है। दोस्तों अब बात करेंगे आपके अनुच्छेद 33 की, 34 की और 35 की, इनमें किन किन विषयों को रखा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। जैसा हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपके अनुच्छेद 32 में कुछ रिट दी गई है, अब चर्चा करते हैं आपके अनुच्छेद 33 की, 34 की और 35 की, कि उनमें किन किन अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है या कौन कौन सी बातें दी गई हैं। बट आपको मैं बता दूं कि आपके बेसिकली जो अधिकार है, मूल अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ही दिए गए हैं। हालांकि आपके अनुच्छेद 12 में परिभाषा, अनुच्छेद 13 में ये चर्चा की थी हमने, लेकिन आपके जो अधिकार स्टार्ट होते हैं वो 14 से
32 तक ही है अगर देखे जाए तो नागरिकों के अधिकारों की हम बात करें। पर लेकिन अनुच्छेद 33, 34, 35 इनकी भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके मूल अधिकार जो संविधान में प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं आपके अनुच्छेद 33 में किसे स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। मूल अधिकारों को सीमित करने का मतलब है कि आपको ये तो सभी को पता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ सीमाओं में उसे बांध दिया गया है। मतलब कुछ हद तक मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, और वो किन किन स्थानों पर किया जा सकता है, किन किन एजेंसियों में किया जा सकता है, उनकी चर्चा करते हैं। बात करते हैं सेना की। तो सेना में आपके मूल अधिकारों को कुछ हद तक सीमित रखा गया है। जैसे हम बात करें सैन्य अधिकारियों की, तो सैन्य अधिकारियों में वहां पर मूल अधिकारों की बिल्कुल चर्चा नहीं की जाती। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर आपके जीने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, हर एक चीज के अधिकार प्राप्त है, परंतु कुछ हद तक उन्हें सीमित कर दिया गया है। जैसे हम बात करें कि सेना के जो अधिकारी होते हैं, कुछ बड़े अधिकारी होते हैं, कुछ निचले पद पर होते हैं। तो जो अधिकारी बड़े होते हैं वे आपके मान लीजिए आपके ऊंचे ओहदे पर है, ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठते हैं मान लीजिए अगर, और अगर कोई निचला अधिकारी अगर उन्हें नीचे बैठने के लिए बोला जाए तो ये नहीं बोलेंगे आप लोग कि इक्वलिटी का अधिकार है तो मुझे भी अपनी चेयर पे बिठाइए, आपके बिल्कुल बराबर बिठाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सैन्य अधिकारियों में कुछ हद तक आपके मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 अधिकारी वाला, जैसे मैंने आपको भी बताया। फिर बात करते हैं गुप्तचर एजेंसी, खुफिया एजेंसी। मान लीजिए खुफिया एजेंसी में किस तरीके का कार्य चलता है, अब इसकी जानकारी अभिव्यक्ति का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को। तो खुफिया एजेंसी वाले आकर ये तो नहीं बता सकते ना कि हम इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार तो उन्हें भी है, परंतु वे इस तरीके की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। तो यहां पर भी आपके क्या कर दिया गया है, कुछ अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। तो वे जो अधिकार सीमित किए गए हैं वे आपके अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आते हैं कि गुप्तचरों की या खुफिया एजेंसी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके खुलेआम शेयर नहीं कर सकते हैं। मीडिया के ऊपर भी आपके किसी तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि हमारे देश में मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्र नहीं है कि पूर्ण रूप से कुछ भी आए वो बोलने लग जाए। तो यहां तक आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आपके मूल अधिकारों को सीमित रखने की बात की गई है, और जो वो मूल अधिकारों को सीमित रखने की बात की गई है वो कुछ हद तक सेना, गुप्तचर या मीडिया के अंतर्गत बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके अनुच्छेद 34 की। तो अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को आप क्या कह सकते हैं, सैनिक कानून भी बोल सकते हैं। मार्शल लॉ की बात की गई है। यहां पर जिस क्षेत्र में आपकी मार्शल लॉ लगता है उस क्षेत्र में आपके अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, या आप कह दीजिए वहां पर जो मूल अधिकार होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो कहने का मेरा अर्थ है मार्शल लॉ क्या है, देखिए मार्शल लॉ का भारतीय संविधान में किसी तरीके का जिक्र नहीं किया गया है, परंतु मार्शल लॉ के स्थान पर आपकी सैन्य शासन प्रक्रिया का बारे में बताया गया है। जैसे आपका राष्ट्रपति शासन में लगता है, ठीक है, हालांकि उसकी बात नहीं करते क्योंकि राष्ट्रपति शासन, सैनिक शासन और मार्शल लॉ दोनों डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अलग अलग है। इसकी चर्चा हम करेंगे, कभी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि मार्शल लॉ और आपका सैनिक शासन प्रक्रिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आप अभी फिलहाल इतना समझे कि जो ये मार्शल लॉ है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपके राइट्स चल रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, या किसी तरीके के आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, और उस आंदोलनों ने एक तरीके से क्या कर लिया, आपके बहुत हद तक गतिविधि कुछ ऐसी हो गई जो असामान्य गतिविधि हो गई, जो कानून के अंतर्गत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो कानून के विरुद्ध चले गए प्रोटेस्ट करने वाले। तो ऐसी कंडीशन में आपके वहां पर तुरंत फोर्स को बुलाया जाएगा, सेना आ जाएगी, सेना आपके कंट्रोल करेगी उस क्षेत्र में। तो कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में क्या हो गया, उस क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई हो रही है, तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि मार्शल लॉ लागू हो गया उस क्षेत्र में। तो मार्शल लॉ जो होता है वो केवल एक क्षेत्र या एक से अधिक क्षेत्र में लगाया जा सकता है, परंतु जो आपके आपातकालीन सैनिक शासन की प्रक्रिया की हम बात करते हैं वो पूरे देश में लगाया जाता है। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए डिफरेंस इनके बीच में। लेकिन जहां पर मार्शल लॉ लगेगा वहां पर आपके मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, जो आपके अनुच्छेद 34 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। फिर चर्चा करते हैं अनुच्छेद 35 की, कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत किन विषयों को चर्चा दी गई है। तो दोस्तों आपको
सभी को पता है कि जैसे मैंने आपको मूल अधिकार के फर्स्ट पार्ट में बताया कि आपके जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अमेरिका के संविधान से जो आपके मूल अधिकार लिए गए हैं, क्योंकि हमारे देश के जो संविधान है उसे उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि हमने अलग अलग संविधान से कुछ अलग अलग चीजों को अपने संविधान में ग्रहण किया है। ठीक है, तो आज समय के अनुसार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, चेंज आया है समाज में। तो वो जो समाज में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन के हिसाब से सरकार या जो हमारे देश में कानून बनाने वाली एक संस्था है विधायिका, पार्लियामेंट, सांसद, तो ये जो है ये क्या कर सकती है, उन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु उनके लिए कोई कानून का निर्माण कर सकते हैं। परंतु याद रहे कि ये केवल पॉजिटिव ही चेंज करे जा सकते हैं। ऐसा कोई भी कानून या ऐसा कोई भी अधिकार या ऐसा कोई भी चीज नहीं लाएगी गवर्नमेंट या सांसद जो आपके अधिकारों को प्रभावित करे। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 35 आपका कहता है कि संसद मूल अधिकार को और शक्तिशाली बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके क्या कर सकती है, कानून को बना सकती है। ठीक है, कानूनों का निर्माण कर सकती है। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा जितना मैंने आपको मूल अधिकार के बारे में बताया कि मूल अधिकार आपके 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में स्थान दिया गया है। मैंने 1 बाय 1 आपको इन अनुच्छेदों के बारे में समझाया कि कौन कौन से अनुच्छेद में संविधान में किस किस विषय को रखा गया है। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और आप अगली वीडियो किस पे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जानकारी दीजिए हमें, और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता चल सके कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। थैंक यू दोस्तों।